नमस्कार, नेशन 24X पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं विठल गोस्वामी और आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश कुमार सिंह जी, लखनऊ विधान परिषद खंड से विधान परिषद के प्रत्याशी, विधानसभा परिषद के प्रत्याशी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है उनके मुद्दे चुनाव में जाने के लिए, किस प्रकार की तैयारियां हैं और किन मुद्दों पर होगा ये विधान परिषद का चुनाव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, विधान परिषद के चुनाव इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के चक्कर में करीब 6 महीने लेट हो गए हैं। इससे चुनाव की तैयारियों पे क्या फर्क पड़ा है? चुनाव की तैयारियों पे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वोटिंग पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि करो इस चुनाव में वोटिंग वैसे भी बहुत कम होती है, तो वोटर बहुत कम होते हैं बनते हैं, वो वोटिंग बहुत कम होती है। इस बार कोरोना का जो भय बना हुआ है, उससे मुझे लग रहा है कि वोटिंग और भी काफी कम हो जाएगी। वोटिंग कम हो जाएगी। अच्छा, मुद्दे जो हैं, मुद्दों को जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के बीच में चरम पर है और आप स्नातक MLC के प्रत्याशी हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा, क्या आपके पास कुछ वैसे अनुरोध आए हैं या आपके बेसिक मुद्दों में क्या बेरोजगारी शामिल है? देखिए, मुख्य मुद्दा ही हमारा बेरोजगारी है। देखिए, ये चुनाव जो है स्नातक बेरोजगार या स्नातकों की जो समस्या है उसी के लिए बनाया गया है। किंतु अभी तक जो भी इस सीट पे जीत के गया है, मैं बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लखनऊ खंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वर्तमान MLC से आप प्रश्नकाल उनका उठा कर देख लीजिएगा, तो एक सिंगल प्रश्न उनके द्वारा विधान परिषद में आज तक नहीं उठाया गया है, न बेरोजगारी को लेकर के, न किसी भी स्नातक की समस्या को लेकर आज तक नहीं उठाया गया है। ये चुनाव जो बनाया गया है, पर्टिकुलर ये युवाओं की समस्याओं को लेकर ही बनाया गया है कि जो व्यक्ति भी विधान परिषद जाएगा उनको रिप्रेजेंट करेगा और उनकी समस्याओं को सरकार तक उठाएगा विधान परिषद में। किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक इस सीट पे जो कब्जा करते हैं, शिक्षा माफिया टाइप के लोग कब्जा कर लेते हैं और वो केवल 6 साल अपना व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं राजनीतिक लाभ लेकर के इसका बस। अच्छा, शिक्षा माफिया की आपने बात करी। आपका जो परिक्षेत्र आता है इसमें 7 जिले कवर होते हैं और बहुत इसमें ऐसे कॉलेज हैं जो नकल के लिए बहुत कुख्यात हैं, ग्रेजुएशन स्नातक के भी कॉलेज हैं। तो नकल पर नकेल कसने के लिए क्या काम अब तक हुए हैं और आप इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, नकल को लेकर के ये तो मुद्दा जो है, ये तो सरकार का मुद्दा है। इससे लमसम आप मान लीजिए, मैं क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं स्कूलों का नाम लेना चाहता हूँ। एक शिक्षा आज की डेट में व्यवसाय हो गई है। तो जो व्यवसाय हो जाती है, शिक्षा या कोई भी चीज जो व्यवसाय हो जाता है, तो उसमें पैसा कमाने के लिए फिर कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी हद तक किया जा सकता है। तो ये शिक्षा भी है, नकल व्यवसाय। एक शिक्षा में एक पार्ट इसका नकल व्यवसाय हो गया है। अब उसको रोकने के लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यूपी में लगातार घटता ही चला जा रहा है। लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर सिमट के रह गई, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। तो विधान परिषद के चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने आप को प्रस्तावित कर रहे हैं जनता के बीच में, संभावनाएं क्या लगती है? देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये चुनाव जो होता है ये पार्टियों का चुनाव नहीं होता है। इस पे कोई सिंबल बेस पे चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव हमारे नाम पे होगा, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा नाम पे होगा, नाम के आगे वोटिंग होती है। इसमें पार्टियों को कोई मतलब होता। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी अपना समर्थन प्रत्याशी को कर देती है। इस केस में पार्टी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। बात हम लोगों ने बेरोजगारी से शुरू करी और बेरोजगारी का जब भी नाम आता है तो इस कोविड काल में तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और यूपी में अधिकांश अभी युवाओं का एक आंदोलन चला था, सोशल मीडिया पर भी बहुत छाया था। 9 बजे 9 मिनट करके उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, 43 थाली वाला एक ट्रेंड चला था। तो प्रधानमंत्री की योजनाओं का, प्रधानमंत्री की जो स्क्रिप्ट है, उसका उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। क्या ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है या इसका कुछ रिजल्ट आता नजर आ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये युवाओं का आक्रोश है। ये युवाओं का आक्रोश है। ये तो कहिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिससे युवा कम से कम आज अपनी आवाज उठा सकते हैं। अन्यथा आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आज जितने भी चैनल हैं आप उनकी स्थिति देख लीजिए। बेरोजगार बच्चे जो हैं, बेरोजगार किसान हैं जिनकी नौकरियां जा रही हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी इन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन सुशांत राजपूत की चिंता इन्हें है। केवल पर्टिकुलर एक मुद्दे को लेकर के आज महीनों से
लोगों के दिमाग में मतलब कहा जाए तो एक प्रदूषण टाइप की जो चीजें होती है वो भरी जा रही, प्रदूषित कर दिया गया मानसिक रूप से। रिया के बाद अब कंगना, और उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। अभी परसों क्या कहते हैं, एक पटेल लड़का था इलाहाबाद में, उसने आत्महत्या की है, लेकिन कोई उसकी न्यूज नहीं है। न्यूज केवल चलेगी रिया चक्रवर्ती घर से निकली, रिया चक्रवर्ती आज वहां गई, रिया चक्रवर्ती आज जेल गई। इसके अलावा न्यूज मीडिया के पास कोई न्यूज नहीं है। 12 करोड़ लोग लमसम क्या कहते हैं पूरे देश में बेरोजगार हुए, कोई बात करने वाला उनकी नहीं है। आप बताइए युवा कहां चला जाएगा हमारा? यूथ का वो वोट लेकर के भाजपा ने सरकार बनाया, केवल यूथ के दम पे सरकार बनाया। यूथ के लिए कोई एक काम आप बता दीजिए, या कोई सरकार बता दे कि यूथ के लिए क्या किया इन्होंने। अच्छा, अगर आप इस चुनाव को जीतते हैं और चुनकर आते हैं तो आपके पास ऐसी प्रस्तावित क्या योजनाएं हैं जो रोजगार देने में सहायक होंगी? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले मुद्दा तो लगाया है, देखिए कहीं भी युवा, किसी भी देश का युवा अगर स्नातक है या बेरोजगार है, स्नातक होने के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर सरकार अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। मैंने अपना मुद्दा उठाया है, जब तक आप रोजगार नहीं दे सकते तब तक कम से कम उन्हें बेरोजगारी भत्ता आप देते रहिए। बेरोजगारी भत्ता पहले से ही सरकारी आंकड़ों में दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में ये कहा जाता है कि जो स्नातक बेरोजगार हैं वे हुनर उनके पास कुछ नहीं है, वे सिर्फ शिक्षित हैं, वे नकल माफियाओं द्वारा शिक्षित कराए गए हैं, स्नातक कराए गए हैं, और उनके पास ऐसा कोई हुनर नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वे पैसे कमा सके या स्वयं को स्वरोजगारी बना सके। तो ये कौशल विकास केंद्र जो चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, इसको किस प्रकार से आप मतलब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे क्या वास्तव में युवाओं के अंदर कुछ हुनर विकसित हो रहा है, किसी प्रकार से उनको रोजगार मिल रहा है? ये तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं, उनकी क्या हालत है, कितने युवा रोजगार पा रहे हैं? अगर युवा कौशल विकास केंद्र में रोजगार पा रहे होते तो आज ये जो आत्महत्या युवा कर रहा है वो क्यों कर रहा होता? ये सब केवल और केवल सरकारी वो हैं, और कहीं भी इससे 1 रुपए का भी लाभ किसी युवा को नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से निजीकरण चल रहा है, कहा जा रहा है कि इसके बाद रोजगार की बाढ़ सी आ जाएगी, रेलवे का निजीकरण, इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज का निजीकरण हो रहा है, और भी कई सरकारी संस्थाएं हैं जिनका निजीकरण हो रहा है। निजीकरण और रोजगार का क्या आपस में कुछ लेना देना है, कुछ संबंध? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई संबंध नहीं। हमारे हिसाब से नौकरियां जाएंगी, हमारे हिसाब से तो और नौकरियां जाएंगी, निजीकरण होगा तो। प्राइवेट सेक्टर में कहा जा रहा है कि आरक्षण भी उनको नहीं मिलेगा, और इस तरह से वहां पर जिस रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्या है पूरा मतलब सिस्टम क्या है आप समझ? नहीं, मैं आरक्षण पे नहीं जाना चाहता हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी तो उनकी पॉलिसी है, लेकिन किंतु बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने हमारे ख्याल से लागू किया है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण, और उसमें भी क्या कहते हैं, अगर नीतीश जी ने लागू किया है तो आप ये मान लीजिए उनको भाजपा की सहमत से ही लागू किया होगा, क्योंकि वहां मिली सरकार चल रही है उनकी, तो इसकी क्या गारंटी कि यहाँ नहीं लागू होगा? अच्छा, जिस प्रकार से भी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश होता है विधानसभा में और मुख्यमंत्री उसको प्रस्तावित करते हैं, उसमें कहा जाता है कि रोजगार दिया जाएगा, सरकारी सेक्टर में दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, लेकिन पहले 5 साल के लिए एप्रिशिएट को संविदा पे रखा जाएगा, और उसके बाद हर 6 महीने में उसका मूल्यांकन होगा, और उसके बाद 5 सालों बाद कहीं जाकर उसकी नौकरी फिक्स करी जाएगी। क्या इससे रोजगार बढ़ेगा? ये इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा, ये युवाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी ना देने का। भाई हर 6 महीने पे आप काउंसलिंग करोगे, पता चल रहा है कि 5 साल किसी लड़के ने संविदा पे काम किया और 5 साल बाद आपने उसको कह दिया काउंसलिंग में 60% आपको मार्क्स नहीं है, वो बाहर हो गया, उसके बाद फिर नई भर्ती वहां की जाएगी, वो फिर 5 साल संविदा पे काम करेगा, फिर 5 साल से पहले अगर उसको निकाल दिया गया, 60% जो कमेटी देगी है कौन देगी? कौन कमेटी उनका इंटरव्यू लेगी, कौन करेगी? इसकी क्या गारंटी है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी, वो पैसे लेकर के 60% देगी? इसकी क्या गारंटी है? तो आपके अनुसार संविदा पे रखने वाला जो तरीका है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक वो है। 55 वर्ष के आयु के पास केंद्र सरकार ने एक रिटायरमेंट की एज जारी कर दी, अभी कुछ दिन पहले ही समाचार आया था, और उसके बाद अभी हाल में ही एक यूपी गवर्नमेंट भी अपना एक अपडेट देती है कि जो पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं वे 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते रिटायर कर दिए जाएंगे। उम्र से पहले रिटायरमेंट
युवाओं को रोजगार न मिलना, ये सारे मुद्दे, क्या इन मुद्दों को आप अपने चुनावी कवरेज में उठाने वाले हैं? हमने जो मुद्दे उठाए हैं, अपने मुख्य मुद्दा हमारा देखिए है स्नातक बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। दूसरा, वित्त विहीन शिक्षक जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, 2-3 हजार रुपए पे नौकरी कर रहे हैं, उनका मानदेय तय कराना। तीसरा, हमारा एक शिक्षक प्रेरक था, उनकी बिना बताए, बिना किसी कारण के उनकी वो खत्म कर दी गई सेवा, और 40 महीने का क्या कहते हैं उनका मानदेय भी रोक लिया गया है। उसके लिए उस सड़कों पे घूम रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़नी है। अधिवक्ता भाइयों के लिए मैंने आवाज उठाई है, उनकी बीमा के लिए। अधिवक्ता हमारे समाज का भी एक स्तंभ होता है न्याय दिलाने के लिए, और वो खुद अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसकी कोई पॉलिसी और ना की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, ना भारत नाम की तरफ से भी नहीं है। उसकी हमने आवाज दी। पेंशन खत्म कर दी गई है, उसकी आवाज। हमारे मुद्दे हमने बना रखे हैं, इन्हीं मुद्दों पे हमको लड़ाई लड़नी है। शिक्षा का गिरता स्तर, 6 महीने से स्कूल बंद है, और फिर आ जाती है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को आपने पढ़ा जरूर होगा, तो नई शिक्षा नीति को लेकर आपके क्या विचार है? लेकिन नई शिक्षा नीति पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। नई शिक्षा नीति के जो भी परिणाम होंगे वो विगत आने वाले कुछ सालों में पता चलेंगे क्या है। रोजगार और शिक्षा नीति से इतर कोई मुद्दे? मेन मुद्दा तो आज की डेट में रोजगार ही है। रोजगार के अलावा देश में कोई मुद्दा नहीं। बाकी महंगाई और जीडीपी, ये जो मुद्दे हैं, ये तो देश के मुद्दे, हमारे चुनाव का विषय नहीं। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह। आप देख रहे थे नेशन 24x7। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।